आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक युग के बारे में और उनके बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई है पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा और साम्यवादी इतिहासकारों द्वारा। पश्चिमी इतिहासकारों की माने तो मुट्ठी भर द्वीपों पर बसे और छोटे सा यूरोपीय राज्य ग्रीक और रोम में ही केवल विकसित सभ्यता थी। ग्रीक रोमन साम्राज्य था और वहाँ सम्राट होते थे, बाकी सब तो असभ्य, घुमंतु कबीले और कबीले के सरदार मात्र। पश्चिमी इतिहासकारों की नज़र में कैसे कैसे असभ्य घुमंतु कबीले और कबीलों के सरदार होते थे, उसका कुछ उदाहरण देखिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के ईरान का अखामानी साम्राज्य, जो इन्हीं इतिहासकारों के शब्दों में मध्य एशिया से लेकर तुर्की, मिस्र और ग्रीस तक विस्तृत था, पर 3 महाद्वीपों पर विस्तृत उस महान साम्राज्य को बनाने वाले अखामनी लोग असभ्य, घुमंतु, कबीलाई और कबीले के सरदार माने। इतने बड़े अखामनी साम्राज्य के महान सम्राट कुरब साइरस को युद्ध में मौत के घाट उतारकर अखमानियों को पराजित करने वाले शक, जिनके नाम पर प्राचीन काल में पूरे मध्य एशिया को शाकल द्वीप अथवा शक द्वीप कहा जाता था, और इन्हीं इतिहासकारों के अनुसार सीथिया इन्हीं शकों का बसाया हुआ था। वे शक भी इनकी नज़र में असभ्य, घुमंतु, कबीलाई और कबीले के सरदार मात्र थे। इसी तरह उज्बेकिस्तान से मथुरा तक साम्राज्य स्थापित करने वाले कुषाण, तुषार तथा मध्य और पूर्व एशिया पर शासन करने वाले हिंदू, बौद्ध, तुर्क भी असभ्य, घुमंतु, कबीलाई और कबीले के सरदार मात्र। भारत के विशाल साम्राज्यों का उदाहरण मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैकाले वाम पद्धति से शिक्षित कुशिक्षित लोग व्यर्थ कुतर्क कर अपना समय बर्बाद न करें और आगे ऋग्वेद में दिए गए भारतवर्ष के राजा, सम्राट और उनके साम्राज्यों से संबंधित विवरणों और प्रमाणों पर ध्यान दे सकें। पश्चिमी इतिहासकारों के क्षुद्र मानसिकता का कारण, पश्चिमी इतिहासकारों के क्षुद्र और विकृत मानसिकता के 2 कारण हैं। पहला, उनका ईसाई विश्वास कि सृष्टि का निर्माण बाइबल के कहे अनुसार सिर्फ 4004 ईस्वी पूर्व हुआ था, इसलिए उनके लिए धार्मिक और मानसिक रूप से यह मानना मुश्किल था कि भारतवर्ष में हजारों वर्ष पूर्व एक सुविकसित सभ्यता थी। बड़े बड़े साम्राज्य और सम्राट होते थे, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, दर्शन, गणित, युद्ध विद्या आदि में उच्च स्तर पर पहुँचे हुए थे आदि पश्चिमी इतिहासकारों के संकीर्ण मानसिकता का दूसरा कारण है। उनका यह भ्रम कि पृथ्वी पर सभ्यता, विकास, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, राजशाही, लोकतंत्र आदि सब ईसा मसीह के आने के बाद और ईसाइयत की देन है। इसी भ्रम में वे ईसा पूर्व के अपने यूरोपीय इतिहास को अंधकार युग बताकर भुला दिए हैं। उन्हें सुकरात, गैलीलियो, जियोदार्नो ब्रूनो, ईसा मसीह आदि ज्ञानियों की दुर्गति भी भ्रम से मुक्त नहीं कर पाया है। अगर वे इस पर भी सत्य सोच कर लें कि जिस बौद्धिक असहमति के कारण उनकी दुर्गति की गई थी, उस बौद्धिक ज्ञान का स्रोत क्या था, तो उन्हें शायद भ्रम से मुक्ति मिल जाए, भारत के प्रति उनका नज़रिया बदल जाए और जिन मैकाले वामी पद्धति से शिक्षित कुशिक्षित लोगों को हमारी बात पर भ्रम हो, वो 14वीं शताब्दी से पूर्व का यूरोप का इतिहास पढ़ने का कष्ट अवश्य करेंगे।
14वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप का इतिहास पढ़ने का कष्ट अवश्य करेंगे। हम केवल ऋग्वेद से भारतवर्ष के अति प्राचीन राज्यों, राजाओं, सम्राटों और साम्राज्यों का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के राजाओं का उल्लेख है। एक ओर तो वैदिक साहित्य पर काम करने वाले अधिकारी विद्वान इस विषय में एकमत रहे हैं कि वैदिक काल में राजतंत्र था, तो दूसरी ओर इन विद्वानों की रचनाओं और अनुवादों व व्याख्याओं में अपने प्रयोजन के लिए कुछ शब्दों को अलग छांटकर कुछ दूसरे विद्वान आदिम कबीलों के सादृश्य पर वैदिक राजा को कबीले का सरदार सिद्ध करते रहे हैं। इन अध्येताओं को राजसत्ता के स्वरूप के विषय में कितना भी अनिश्चय क्यों न हो, इसके अस्तित्व के विषय में किसी प्रकार का संदेह इसलिए भी नहीं है कि ऋग्वेद में राजसत्ता के अस्तित्व के सूचक राजा, जिसका प्रयोग 100 से अधिक बार हुआ है, भुवः सम्राट या भूपति, एकराट, अधिराट, विराट, स्वराट आदि अनेक शब्द पाए जाते हैं, जिनमें प्रकट होता है कि छोटे राज्यों से लेकर विशाल राज्यों की कल्पना को ठोस भौतिक आधार आवश्यक है। जहाँ तुलनात्मक रूप में छोटे बड़े अनेक आकारों के राज्य और पदों का उल्लेख मिलता हो, तो इसे इतने सतही ढंग से नहीं निपटाया जा सकता। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में भुवन के राजा, लोकहितकारी राजा, भूगर्भीय संपदा के स्वामी राजा और पूरे जगत के एकमात्र राजा, समस्त जनों के राजा, पर्वत, नदी, स्थल सभी के राजा, रीत जात या ऊंचे कुल में उत्पन्न राजा आदि विवरण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य लेखक भगवान सिंह, पृष्ठ 200 से 203। ऋग्वेद में वर्णित विभिन्न प्रशासनिक पद, ऋग्वेद में केवल उन विभिन्न प्रकार के राज्यों का ही अभ्यास नहीं मिलता, अपितु अमात्य, सेनानी, अधिवक्ता, उपवक्ता, दूत, चर या स्पर्श आदि पद भी मिलते हैं, जो इस बात की अकाट्य पुष्टि करते हैं कि इस काल में एक व्यवस्थित राजतंत्र और पदक्रम विद्यमान था। दूसरी ओर ग्रामणी, विस्पति, नायक, नेता, गणपति आदि शब्दों का प्रयोग एक संगठित ग्रामीण प्रशासन की ओर संकेत करता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सभा समिति जैसे शब्दों और उनके अर्थ तथा भूमिका से भी सभी परिचित हो गए। ऋग्वेद में वैदिक कालीन राजाओं के गुणधर्म, राजा के पास एक विशाल भूभाग और उस पर शासनाधिकार होना चाहिए। इस विशाल क्षेत्र के शासन के लिए जरूरी है कि वह इसकी जानकारी रखे, विद्वान और विचारशील हो, उसका पालन पोषण और शिक्षा आदि तो विधिवत हो ही, वह राजकुल में ही उत्पन्न हो, वह किसी के अधीन न हो, युद्ध के समय नेतृत्व संभाल सके, समस्त लोग उसकी अधीनता स्वीकार करते हो और उसके सामने झुकते हो, वह उदार हो और नियमों का स्वयं भी पालन करता हो। राजा के लिए जरूरी है कि वह शत्रुओं को जीत कर राज्य विस्तार करे अथवा उन्हें अधीन करके तथा कर वसूली करके कोष को भरा पूरा रखे। उसको निष्पक्ष भाव से न्याय करना और नियम तोड़ने वाले को दंड देना चाहिए। राजा को अनुपम वेश, वैभव, आवास, ऊंचे आसन और सुसज्जित रथ का स्वामी होना चाहिए। इन विभिन्न योग्यताओं को ध्यान में रखेंगे तो पाएंगे कि वैदिक कालीन राजाओं से जो अपेक्षाएं की गई है, उनका जो चित्र तैयार किया गया है, वह ऐतिहासिक कालों के राजाओं से तनिक भी भिन्न नहीं। विशाल सेना रखने वाले राजा अपनी शक्ति प्रताप से शत्रुओं को प्रचंड सूर्य की तरह तपाते हैं। तपन्ति शत्रुम स्व न भूमा महासेनास अमेशी एषाम, जैसी युक्तियाँ शेष आशंका भी दूर कर देती हैं।